क्वेश्चन 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द समराइज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच मेक्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। समराइज ट्रेडिंग अकाउंट। एक्स कितने रुपए का सेल है? 10,000 का। वाई का कितना सेल है? 4,000 का। टोटल सेल कितना? 14,000। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 3,000 लेबर है, मटेरियल 1,500। सिमिलरली वाई की भी है। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इतनी हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल कंपोनेंट कितने हैं? 2,000 और 1,000। और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3,500 और 1,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। तो 4,500 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना? तुम्हारा 2,500 रुपए। और टोटल तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए। ये एग्जिस्टिंग की बात हुई। ठीक है। अब एक सेकंड, क्वेश्चन में ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है। तो द कॉस्ट टेंड टू कैरी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द फिजिकल आउटपुट। मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर, मटेरियल और वेरिएबल एक्सपेंडिचर, ये जो तीनों कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द फिजिकल आउटपुट है। मतलब अब हम प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई में थोड़ा बहुत फर्दर ऑप्शन ट्राई करेंगे कि भाई अगर इसका डबल कर दें, इसकी सेल कम हो जाएगी, इसकी सेल ज्यादा हो जाएगी। सो उन सभी के लिए क्या होगा? जितनी सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस रेशियो में मेरा ये तीन खर्चा, लेबर, मटेरियल और वेरिएबल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज होता है तो मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करता हूं से, अभी आप नीचे डिस्कस करेंगे कि सेलिंग प्राइस मैंने इतने से इंक्रीज कर दिया, तो अगर मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज किया है, तो क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगा? आंसर इज नो। मैंने यहां पर क्या डिस्कस किया? ये कॉस्ट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द फिजिकल आउटपुट। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर सिर्फ आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का एक काफी अच्छा पॉइंट था। ठीक है। और इसने प्लस मतलब फिक्स कॉस्ट के लिए क्या कहा? फिक्स कॉस्ट के लिए कहा कि दिस कॉस्ट टेंड टू रिमेन कंसिस्टेंट irrespective of the physical output of product X and Y. It has been the practice of the concern to allocate these costs equally between X and Y. तो प्रैक्टिस टू अलोकेट है, लेकिन इसने क्या किया? रिमेन कांस्टेंट irrespective ऑफ द फिजिकल आउटपुट ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब आपको यहाँ पर अलोकेशन दिखाई दे रहा है एक्स और वाई के बीच में, बट एक्चुअली अगर प्रोडक्ट वाई बंद कर दूं तब भी मेरा ये कॉस्ट कितना रहेगा? 2,500 रहेगा। प्रोडक्ट एक्स बंद कर दूं तब भी ये कॉस्ट कितना रहेगा? रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। अब आप देख रहे होंगे नेट प्रॉफिट कितना है? 2,250 प्रोडक्ट एक्स में प्रॉफिट है, प्रोडक्ट वाई में 250 का लॉस है, और टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 2,000 रुपए की है। ठीक है। और क्या ऑप्शन दिए? डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट एक्स। और दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप वाई का प्राइस रिड्यूस कर दो 20 पैसा से, 20% से, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 40% से। थर्ड ऑप्शन क्या है? डबल द प्राइस ऑफ द एक्स। तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी 3/5 से। 3/5 से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कितनी बचेगी? 2/5। अगर मैं कहता हूं 20% से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कितनी बचेगी? 80% ना। अगर मान लो मैं 100 क्वांटिटी सेल करता हूं, और लेट से अगर मैं इसका प्राइस रिड्यूस करता हूं 20% से, तो मेरी डिमांड कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 40% से, मतलब 140 क्वांटिटी हो जाएगी। अगर 100 क्वांटिटी मैं पहले सेल करता था और प्राइस अगर 20% से इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 140। ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट तो सेम 2,000 रुपए। एक सेकेंड, 10,000 रुपए मेरा ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट का प्रॉफिट 2,000 रुपए जो ऊपर कैलकुलेट किया था, वही मैंने इसको प्लॉट किया है। अब तीन ऑप्शन हो गए। तीन ऑप्शन को एक बार वापस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट वाई, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट एक्स रहेगा। दूसरा, प्रोडक्ट वाई का प्राइस रिड्यूस कर दो 20% से, तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी 40% से। ठीक है। और तीसरा है प्राइस एक्स का प्राइस आप डबल कर दो, डिमांड आपकी रिड्यूस हो जाएगी 3/5 से। अब हम इसको सॉल्व कीजिए। मतलब
यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। अब यहां पर अगर प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई बंद करते हो तो प्रोडक्ट वाई का कुछ भी सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट वाई का कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट आपका 2500 रहेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है। प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट वाई के आउटकम से, आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरी 10,000 सेल हो गई, 6,500, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना बचा? 1,000 रुपए प्रॉफिट बचा। ये एक ऑप्शन हुआ। रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वाई बाई 20%। आपके पास में वाई का सेलिंग प्राइस, टोटल सेल वैल्यू कितना है? 4,000 रुपए। अब अगर मैं प्राइस रिड्यूस कर दूंगा 20% से, तो मेरा कितना सेल बचेगा? लेट्स से अगर 20% से रिड्यूस कर दूंगा, तो देखो एक तरीका कैलकुलेटर में -20% कर दो डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ये आप थोड़ा डेवलप कीजिए, बड़ा सिंपल है। अब 20% से अगर रिड्यूस हो गया तो कितना बचा मेरा? 80%। और 80% को मैं दूसरे अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो क्या बोलूंगा? 0.80। तो आप इसको 0.80 से मल्टीप्लाई करो। इन ऑल द सिचुएशन आंसर वुड रिमेन सेम। भाई आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3200। 4,000 में से -20% करोगे तो क्या आएगा? 3,200। तो अगर आपका प्राइस रिड्यूस होगा 20% से, तो आपका कितना सेल बचेगा? आपका बचेगा 80%, मतलब 4,000 एग्जिस्टिंग है, 80%, ठीक है। एंड साथ में डिमांड इंक्रीज हो गई 40% से। अब देखो, अब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो मैं एक ही फॉर्मूले में डिमांड इंक्रीज के इंपैक्ट को ले सकता हूं। इंक्रीज कितना? 40%। तो मैं क्या कहूंगा? 1.40। या आप क्या कहोगे? 3200। कैलकुलेटर में आप +40% कर लो। इन ऑल द केस आंसर वुड रिमेन सेम। या मैंने 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.80 किया और इंटू 1.4 किया। 1.4 क्यों किया? क्योंकि 40% से डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये मेरा 4480 आ गया। एक्स में कुछ चेंज हुआ नहीं, तो एक्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? सेम। अब वाई के वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर 0.80 मतलब 20% से प्राइस रिड्यूस हुआ है। क्या प्राइस रिड्यूस अगर होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट लिंक है। अगर इसका 40% डिमांड इंक्रीज हो गया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 40% से इंक्रीज हो जाएगा। 40% इंक्रीज होने का मतलब 3,000 रुपए प्लस 40%, आपका 4,200 आएगा। दूसरा तरीका 3,000 इंटू 1.40। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अनदर वे। तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट हुआ कितना हो जाएगा? 4,200, ठीक है। इन दोनों को टोटल करके इस 10,000 और 14,480 में माइनस किया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बचा इतना, फिक्स कॉस्ट इतना है, तो ये मेरा प्रॉफिट बचा। थर्ड ऑप्शन क्या है? डबल द प्राइस ऑफ द एक्स। तो इस बार मैं क्या करूंगा? 10,000 इंटू 2, तो मेरा रिड्यूस द डिमांड बाई 3/5। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस बाई। और कई जगह कई बार आपको दिखाई देगा रिड्यूस टू। रिड्यूस टू मतलब इतना हो गया रिवाइज डिमांड, और ये रिड्यूस्ड बाई मतलब 3/5 से घट जाएगा तो बचेगा कितना? 2/5। ये तो मालूम है ना। अगर मैं कहूंगा 5, अगर आपके पास कॉइन है लेट से, उसमें 3 कॉइन आपके चले गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 2 कॉइन। तो 2/5, 2/5। आई होप हमने प्रोबेबिलिटी में भी ये बात की थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो अब कितना बचा? 2/5 बचा। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो 8,000 आ गई। अब अगेन क्या डबल हुआ प्राइस, उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा? आंसर इज नो। अगर आपकी डिमांड डिक्रीज होगी 2/5 से, तो क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट इंपैक्ट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट कितना कहूंगा? 6,500 इंटू 2/5। तो ये मेरी रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट हो गई फॉर प्रोडक्ट एक्स। वाई का सेम है तो इसलिए मैंने इसका सेम रख दिया। 6,400 मेरा रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ गया, 2,500, 3,900 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, कि डबल कर दो प्राइस एक्स का, तो आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी 3/5 से, बाई 3/5 मतलब 2/5 हो जाएगी डिमांड, और वाई को एज इट इज रहने दो। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।